नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और दोस्तों, जो ग्रुप बी सेकंड ग्रेड का ग्रुप बी का जो पेपर हुआ है उसके सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे दोस्तों। मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ उनके उत्तर बताऊंगा दोस्तों आपको। और ये वाला वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, जिसमें क्योंकि इसमें राजस्थान जीके भी है, इंटरनेशनल जीके भी है और देखो साइकोलॉजी भी इसमें है। तो दोस्तों ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये जरूरी नहीं है केवल सेकंड ग्रेड वालों के लिए ही उपयोगी है, ये सभी के लिए उपयोगी दोस्तों। और विलंब नहीं करते, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है मेरा, कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है दोस्तों। यहाँ दिया गया आर्कटिक और इधर इधर दिया गया है महासागर और इधर दिए गए हैं सीमावर्ती सागर। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। और इसका बिल्कुल सही उत्तर जो ये अंटार्कटिक बेरिंग सागर ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 2, राजस्थान की शाहनूर अली की हाल ही की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों और उन पर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और दूसरा है यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई। तो दोस्तों ये दोनों ही सही है इसमें, यानी ऑप्शन जो 2 है ये सही है, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों इसमें। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के खिलाड़ी के बारे में निम्नलिखित विचार करना है दोस्तों। 2 इसमें भी कथन दिए गए हैं। राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं। और दूसरा है जूनियर पिंक पैंथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसमें बताना है दोनों में से सही क्या है। और न इसमें है दोनों, ना तो 1 सही है और ना 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3। अब देखो प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें कथनों वाले प्रश्न बहुत ज्यादा हैं, यानी ये पेपर थोड़ा लेवल का था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया है बर्डलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी। बी दिया है एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। और सी दिया है स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी। तो दोस्तों इसमें से क्या सही है ये बताना है। और इसमें जो ये तीनों ही सही है दोस्तों, ए बी सी, यानी इसमें ये 2 सही है, ए और बी सही है, सी वाली चीज गलत है, ए और बी सही है ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो प्रश्न 5, और प्रश्न 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। जो सही ढंग से व्यवस्थित है वो बताना है दोस्तों। और इसमें ये सही ढंग से व्यवस्थित है ऑप्शन नंबर 3, यानी इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 6, और प्रश्न 6 क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है दोस्तों। और इधर दिया गया है बोलिविया पठार, दक्षिणी अमेरिका कंटक पठार, अफ्रीका तासीली पठार और एशिया किम्बरेले पठार और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन 3 है ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7, डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों डोलड्रम किसके मध्य स्थित है ये बताना है। तो ये इसमें 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखो प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 क्या है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। दोस्तों नदी की पहचान करनी है। इसमें दिया है भारत में, देखो ऑप्शन ए दिया है भारत में ये हिमालय की नदियों में से पश्चिमी है। इसका उद्गम बोखरचू के निकट एक हिमनद से है। इसे सिंगी खिम्बान के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी है ये बताना है आपको। और ये है सिंधु नदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 9, और प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिमी बंगाल के बाद
मैनग्रेव वन क्षेत्र का सबसे अधिक क्षेत्र है, ये बताना है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये किसका है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं, ओडिशा नहीं, गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। और ये पीर पंजाल लद्दाख ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 11, अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पश्चिमी आपदाओं के कारण, पूर्वी आपदाओं व अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण, और 3 है दक्षिणी पश्चिमी व्यापारी पवनों के कारण, 4 है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पूर्वी आपदा एवं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण ये वर्षा होती है। तो आओ देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। और प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एक तरफ कोयला क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ राज्य दे रखे हैं, तो इनमें से कौन कौन सही है ये बताना है। तालचर ओडिशा, झरिया और पश्चिम बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट और थर्ड है ये सही है, यानी ए और सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? सही कथन बताना है आपको। और इसमें जो सही कथन है ये, इसमें पहले क्या ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक संगठक है। बी क्या है? प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो दोस्तों इसमें ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं, प्रश्न 14 क्या कह रहा है? प्रश्न 14 दोस्तों मैं इस वाली क्लास में सिर्फ उत्तर बताऊंगा, क्योंकि मैं अपन को सिर्फ उत्तर देखने, प्रश्न को आप पढ़ना है और उत्तर देखना है। अगर आपने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखो, वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं? अवरोही क्रम में बताना है दोस्तों कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो चीन, रूस, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरबिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के कनाडा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन बताने हैं आपको। ऑप्शन देखो, ए में दिया है भारत जूट का एक प्रमुख संगठक उत्पादक है, और ऑप्शन 2 में दिया है भारत कपड़ा और परिधान की तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% है। और ऑप्शन सी में दिया है भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% रही है। तो दोस्तों इसमें जो ए और सी है ये सही है, यानी ऑप्शन देख लो, इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 16 क्या है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया है? तो ये बताना है किन रेलों को प्रारंभ किया गया है, और ये किया गया है भारत गौरव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और जो सही है वो सही बताना है। वैश्विक कथन क्या दे रखा है? वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 2025 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई। कथन 2, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो दोस्तों इसमें जो कथन 1 तो सही है और ये वाला गलत है, यानी 1 सही और 2 असत्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो 16 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माफी चाहूंगा दोस्तों, लाइट चली गई तो अवरोध आ गया, पर कोई ना, अपन देखते हैं इसके उत्तर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में, सॉरी दोस्तों 1 मिनट,
अवरोध के लिए मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों आपसे। देखो प्रश्न 17 और 17 देख लिया हमने। 18वां प्रश्न, और 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दे रखा है, भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी ये वाली चीज तो सही है दोस्तों। अब दूसरा क्या दे रखा है इसमें, लोक सेवा आयोग प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक पद पर रहेगा तथा पुनः नियुक्ति नहीं किया जाएगा। यानी ये वाली चीज गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है, सूची 1 तथा का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें जो उत्तर है ये पहले में 3, यानी ये देखो इसमें क्या है ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। तो किस पर अविश्वास प्रकट करते हैं ये बताना है दोस्तों। तो ये ग्राम स्तरीय पद सोपान इस पर किया, और दूसरा जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र इस पर भी किया, नेतृत्व पूजा इस पर नहीं किया दोस्तों। और ऑप्शन 4 यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन 1, 2 और ये वाली चीज सही है दोस्तों, ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 4। अब देखो आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद होगी। तो किस में होगी दोस्तों, और इसका ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एक्स विलियर मन्नाम भारत संघ 1979, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब देखो प्रश्न 22, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कथनों पर विचार करना है दोस्तों। और इसमें जो दे रखा है अनुच्छेद 51, एक राज्य और व्यक्तियों की केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, अन्य स्थानों के आधार पर भेदभाव करने से रोकना होगा, यानी ऑप्शन ये तो सही है। अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संविदा विशेष प्रावधान करता है, यानी ये गलत है, यानी 1 ही सही है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम आगे के प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय चुनाव 2022 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम रखा है। तो ये बताना दोस्तों किस में रखा गया है, और ये रखा गया है सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की, और ये की दोस्तों सुसाह पलशीकर ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे वाद में यह उद्धत किया है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है। तो ये क्या कहता भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण भारत की संसद ने मैच्योरिटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया था। तो किस अधिनियम ने किया था, ये किया था 42वें अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 की ओर। प्रश्न 27 क्या है, किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया। तो किस में किया गया था, ये 2014, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया, और दूसरा दिया गया 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य इस एजेंडे का हिस्सा है।
तीसरा है खुशी से रहें, यह एजेंडे का सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो इनमें से कौन कौन से सत्य हैं ये बताना है दोस्तों। और इनमें से जो सत्य हैं एक और दो, केवल एक और दो, ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचाने जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित विद्वानों में से किससे जवाहरलाल नेहरू की विदेशी नीति को वेस्टफेलियस प्लस या गुटनिरपेक्षता के रूप में चित्रित किया गया है। तो किसे किया गया है, ये किया गया है दोस्तों क्रांति वाजपेयी, ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 31 क्या कह रहा है, ये लो प्रश्न 31, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले में क्या है, सांस्कृतिक वैश्विक यह प्रतिक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचनाएं, वस्तुएं और छावनियां वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती है, जो राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेद को समतल करती है। और दूसरा दिया है, हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता तथा सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों सत्य उत्पन्न करती है। तो दोनों बात सही है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। जो विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है दोस्तों वो बताना है आपको। और इसमें विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र, ऑप्शन तीन इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 33 और प्रश्न 33 क्या कह रहा है कि विकास के प्रारूप को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक नहीं है वो बताना है। और इसमें जो ऑप्शन बी है ये नहीं है, यानी सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी व्यक्ति समान होते हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है इसमें, बाकी सब सही है। पियाजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संपर्क को समझते हैं अपितु संभावना और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं। वह अवस्था है, तो वह अवस्था बतानी है दोस्तों, और वह अवस्था है औपचारिक क्रिया अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर तीन इसका सही उत्तर होगा। कोरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए, ये बताना है दोस्तों, कैसे लागू करना चाहिए। और इसमें जो उत्तर होगा वो छात्रों के विद्यार्थी अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, यानी ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा था। और वो कौन थे दोस्तों, वो थे जॉन ड्यूवी, यानी ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अब देखो प्रश्न 37 और प्रश्न 37 क्या कह रहा है, हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसे भौतिक सीखने में मदद करता है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, ये बताना है आपको। और ये समझाया गया है परनोद न्यूनता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। 38वां प्रश्न, इसमें जो बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, यानी रचनावाद शिक्षण और केंद्रित प्रक्रिया, यानी ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सामाजिक परंपरागत तर्क, यानी ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है, तो सबसे सरल प्रकार बताना है, और यह है स्मृति स्तर अधिगम, ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 41 क्या कह रहा है, देखो प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से
अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। उसके द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? तो ये दोस्तों ये जो युक्ति होता है उदात्तीकरण यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 42 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है? कौन सा वर्गीकृत शील गुणों को दर्शाता है? और ये दर्शाता है कोऑर्डिनल केंद्रीय और गौणशील गुण यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 43 है और प्रश्न 43 में देखो एक तरफ तो परीक्षण दिया गया है और एक तरफ मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, तो इनकी मिलान करनी है दोस्तों। तो ये देखो एक में दिया गया है केटल पी ऑप्शन नंबर 3 एक में 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 और प्रश्न 44 क्या कह रहा है? जॉन डीवी मेयर और पीटर सोल्वे ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र बताए हैं? तो कौन कौन से क्षेत्र बताएं ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसमें जो बताए गए हैं केवल ए और एफ यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। ये और ये बताए, ये और ये ए और एफ बताए, बाकी नहीं बताए। प्रश्न 45 और प्रश्न 45 क्या कह रहा है? गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बुद्धि बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों के निम्नलिखित में से कौन सा आयाम संबंधित नहीं है? तो कौन सा आयाम संबंधित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन 1 यानी दक्षता इससे संबंधित नहीं है, बाकी सब इससे संबंधित है। अब देखो 46वां प्रश्न, गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान के बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों के निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है? तो ये तो हो गया। 47वां प्रश्न देखेंगे अपन, सॉरी 46वां। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थी को उस समस्या के जवाब में अपनी विचार आपसी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रविधि को कहा जाता है। तो इस विशिष्ट प्रविधि को क्या कहते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 47 और प्रश्न 47 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है? तो इसमें है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 संपूर्ण कक्षा में समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 48 और प्रश्न 48 क्या कह रहा है? देखो नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 49 और प्रश्न 49 क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव करता है? तो ये कौन सा करता है दोस्तों? ये निपुणता यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 50 क्या कह रहा है? प्रश्न 50 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है? जो दोस्तों रुचि से संबंधित नहीं है वो बतानी है, और रुचि से संबंधित जो नहीं है वो होगी रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीकें उपचारियों में सुधार के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों कौन सी की जाती है? मनोगतिक की जाती है और व्यवहारिक विधि भी की जाती है और पुनर्वास विधि यानी ACD देख लो। ACD ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 52 और प्रश्न 52 क्या कह रहा है? संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों पर विचार को पुनर्संचित करना जैसी प्रतिक्रियाओं को अभिक्षमता के किस घटकों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों बौद्धिक घटक यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 53 और प्रश्न 53 क्या कह रहा है? देखो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश से नहीं हुआ है। इसमें माही, काली सिंध और पार्वती इन तीनों को आया। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोम का नहीं हुआ है, नहीं हुआ वो पूछा है तो इसलिए सोम का नहीं हुआ है। प्रश्न 54 राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? तो ये रक्षित वन यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान 3077 का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों किससे ये संबंध है? गेहूं यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान में गौवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं
साहिवाल की मिश्र नस्ल है, तो ये जो नस्ल है ये राठी यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? दक्षिणी अरावली का शिखर बताना है दोस्तों। और दक्षिणी, ये बानगढ़ नहीं है, सायरा भी नहीं है दोस्तों, ये बानगढ़ नहीं है, इसमें तारागढ़ भी नहीं है, बोराज भी नहीं। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सायरा ही है दक्षिणी अरावली का जो हिस्सा है वो। ठीक है, 58वां प्रश्न, और उसमें क्या कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस वर्गों में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 59, और प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों में से कीजिए। जो सही उत्तर है उसका चयन करना है, और इसमें दोस्तों जो ये बी सही है यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, और इसमें एक तरफ उद्योग और एक तरफ स्थान दिया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, प्लास्ट, कपासन ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए की इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत 2001 से 2011 सर्वाधिक रहा है? तो नगरीय में बोला है दोस्तों, किसमें सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है अलवर में, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी? तो किसमें थी ये थी दोस्तों, ये जालोर जिले में थी। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 63, और प्रश्न 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से दोस्तों जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था। ऑप्शन दूसरा जो दिया है पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध का प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों इनमें से जो सही है वो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 गलत है। 64वां प्रश्न, और 64वां प्रश्न क्या कह रहा है? बेरार सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। मान्यता है कि हुण आक्रांता मिहिरकुल ने बेरार का संबंध विध्वंस किया था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत के बेरार का उल्लेख किया है। तो दोस्तों इसमें जो सही है ये दोनों ही बातें सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 65, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। तो ये होगा ऑप्शन ए में दे रखा है बीबी लाल के निर्देशन में गुलियंड का उत्कलन किया गया, और दूसरे में दिया है BN मिश्र ने निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया। तो दोस्तों दोनों ही सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब देखो प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल नहीं थे? शामिल था वो बताना है। महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था वो बताना है। तो मानसिंह नहीं थे, जगन्नाथ कछवा नहीं थे, बरेड़ नहीं थे, सालिमान नहीं थे। तो दोस्तों इसमें जो थे सैयद हाशिम बरहा, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये अकबर की सेना में थे दोस्तों, मानसिंह तो अकबर की सेना में थे। प्रश्न 67 क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? तो इनमें से जो टुकड़ी तैनात थी वो थी दोस्तों ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर होगा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1922 में, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर। 69वां प्रश्न, 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया? तो दोस्तों कौन से सेनानायक थे वो थे उल्गू खां और नुसरत का। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। अकबर ने गुजरात अभियान 1573 में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? वो थे राय सिंह, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। 71वां प्रश्न क्या कह रहा है?
शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? तो ये किसके कौन से स्थान पर की थी? ये की थी सागवाड़ा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से 72 राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? तो किसका ज्यादा था? तो दोस्तों ये था करौली, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब देखो प्रश्न 73, पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो सही कथन है वो बताने हैं दोस्तों, कि पाबूजी के पास कालमी नामक की घोड़ी थी, ये सही है। और देखो पाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ, ये भाटी के साथ नहीं हुआ था दोस्तों, ये राव सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। ये देखो उन्होंने देवल चारणी की गायों को रक्षा बलिदान, यानी सी भी सही है, ए और सी यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1919 के अनुसार कांग्रेस के अधिवेशन बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था ये बताना है दोस्तों आपको, और ये रखा था मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर। जयपुर के प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये जो संस्थापक थे वो थे चिरंजी लाल मिश्र, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 76 क्या है? प्रश्न 76, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है ये बताना है। राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य की चित्रांकन का मुख्य विषय है, सही है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल, ये भी सही है। इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानी दास एवं कल्याण दास, तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन ए बी सी, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो नहान का आयोजन कहाँ किया जाता है ये बताना है, और नान का आयोजन किया जाता है सांगोद, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। राजसमंद रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए, ये वाली बात तो सही है। दूसरी क्या है? रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापारिक रूप से दिखाई नहीं देता, ये वाली चीज गलत है, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? बारडोली के मंदिर की विशेषता जो नहीं है वो बताना है दोस्तों, और ये नहीं है सादगीपूर्ण छतें, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो प्रश्न 80 और प्रश्न 80 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है, और इसमें जो सुमेलित नहीं है भीम विलास कवि जदुनाथ, यानी ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई, तो ये की गई थी दोस्तों एम चन्ना रेड्डी, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई थी, तो ये की गई थी रघुकुल तिलक, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दुकुल, अंशुक, वासन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान से प्रचलित नाम है? तो किससे प्रचलित नाम है दोस्तों? ये सब साड़ी, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो जैसलमेर में जो गाया जाता है वो क्या है दोस्तों? देखो हेला नहीं गाया जाता, ये गाया जाता है दोस्तों महेंद्री ख्याल, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 85 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है दोस्तों, और इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हरिदेव जोशी, नरेश चंद्र, यानी एक तो ये सुमेलित नहीं है, और दूसरा जो दे रखा है टीकाराम पालीवाल और एस डब्ल्यू, यानी इसमें तो जो सही नहीं है वो बताना है ना, माफी चाहूंगा दोस्तों। देखो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, और वो जो नहीं है वो शिवचरण माथुर, टीवी रमणन, यानी ऑप्शन 4 सही नहीं है, बाकी सब सही है। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 173 के अधीन आहताएं होनी चाहिए, और दूसरा बोल रहा है उनमें अनुच्छेद 190 के अधीन निहिताएं
नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इनमें जो होनी चाहिए वो क्या है, दोनों ही सही है, यानी एक और दो दोनों ही सही है। ऑप्शन दो इसका सही उत्तर है। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रसार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो ये बताना है दोस्तों, ये था ऑप्शन दो नाथूराम मिर्धा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 88, प्रश्न 88 क्या है देखो, प्रशासन और संस्थान के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों सरपंच। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 89, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही होगा वो बताना है दोस्तों। इसमें एक और दो दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। एक और दो केवल नहीं, केवल एक दे रखा है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन दो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न 90 और प्रश्न 90 क्या कह रहा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। जो गलत कथन है वो बताना है दोस्तों, और जो गलत कथन है वो है कि यह राजस्थानी भाषा में परिवेदनाएं ग्रहण करता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अब देखो प्रश्न 91 और प्रश्न 91 क्या कह रहा है, राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा सही है ये बताना है आपको। जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को किसी ऐसी तारीख समय पर स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हो, तथा वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। बी में दे रखा है, परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना को बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करेगा। तो दोस्तों इसमें जो बिल्कुल सही है वो होगा, दोनों सही है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इस पर विचार करना है दोस्तों। और इनमें जो इसमें जो न तो एक सही होगा और न दो, यानी दोनों ही चीजें गलत है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 93 और प्रश्न 93 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की समृद्धि लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुरस्कार में आयोजित हुआ। ये वाली चीज तो सही है। ये आयोजित कैमलीड्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान आयोजित किया गया। तो दोनों ही बातें सही है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। प्रोफेसर सुशांत चंद्र महल नोबलिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया था 29 जून 2025 को जयपुर में। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न 95 और प्रश्न 95 क्या कह रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में पहल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी में नहीं है दोस्तों? ये ऑप्शन 2 मृदा कार्ड स्वास्थ्य में, इसमें नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण में नहीं है। प्रश्न 96 क्या है, रामाश्रय वार्ड के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कौन सा सही है, ये बताना है दोस्तों आपको। और ये दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। राजस्थान में स्थापित देश में पहले राजकीय बालिका शैली स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था? और ये रखा गया था रामी देवी नामनारायण राठी, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। और प्रश्न बढ़ते हैं 99 की ओर, 98 की ओर। 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एनआर इन्वेस्ट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किस में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किया गया? तो किस पे किया गया? ये किया गया दोस्तों उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ।
100वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की मांग की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 संसदीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। और इनमें ये बेडम है, गहलोत है और जोगाराम पटेल भी है। इसमें ये जोगाराम कुमावत नहीं है, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज एक शॉर्ट वीडियो डालता हूं जिसमें आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा दोस्तों। और मैं किसी भी एग्जाम के बाद आपको प्रूफ दूंगा कि उन शॉर्ट में से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ।